बाकी कुछ के रिजल्ट लिख देता हूं मैं यहां पे, जैसे होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलोस्फीयर का क्या होगा? होलोस्फीयर का 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ये कुछ आपको सॉलिड स्फीयर, ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए, है ना, डायरेक्ट। और बाकी आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, जैसे एक ट्राइंगुलर लैमिना का भी आप लिख लो यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका ये दूरी मैं मान लेता हूँ ए है और ये दूरी है बी और ये एंगल है थीटा। थीटा के टर्म्स में नहीं लिखेंगे वैसे, और ये दूरी है एल। थीटा के टर्म्स में आंसर जरूर लिख सकते हैं। जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको आप एक्स एक्स डैश वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, इसको वाई वाई डैश वाला, और इसको जेड जेड डैश वाला, है ना। तो मेरे को अगर जैसे मैं नाम ही लिख देता हूँ इस ट्राइंगल का ए बी सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन बी सी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा एम इनटू में ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है बी, बी सी। एम, इसका मास अगर एम है, बी स्क्वायर बाय में 6, कुछ कह रहे थे आप। और लाइन ए बी, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर, एम ए स्क्वायर बाय 6। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, उसकी क्या ले लेते हैं, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डेटा आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के, ठीक है। अगर ये आता है ना तो जेई मेंस और नीट में बहुत संभावना है कि ये एज क्वेश्चन ही आ जाएगा, एज ए क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और इनके जो है वो किसी चीज से रिलेट करके बताता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई जरूरी थोड़ी है कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ही पूछा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछा जा सकता है। और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसा लिख लीजिए, थ्योरम्स टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम इन थ्योरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुद एक प्रश्न के रूप में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को आता है तो इन थ्योरम्स का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चलो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं, और कई बार आपको ऐसी एक्सिस भी मिलेगी जिनके अबाउट आप बहुत आसानी से फाइंड कर पाओगे। लेकिन किसी और एक्सिस के अबाउट फाइंड करने के लिए हम दो एक्सिस थ्योरम्स यूज करते हैं, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है थ्योरम, और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं दोनों थ्योरम्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन इसके यूटिलिटी देखेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नाम ही है कि दोनों एक्सिस जिनके लिए इस थ्योरम का वैलिडेशन होगा वो दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के। जैसे मान लो आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक, ये कोई भी रैंडम शेप की, ये आलू है, पोटैटो, एनी रैंडम शेप, ये रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, लेट्स से ये पॉइंट उसका COM है, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर, और ये पॉइंट है COM, तो ओ ले बोल देता हूँ मैं, ओ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट O COM है इसका। अच्छा, हमको इससे कोई एक, मतलब कितनी भी दूरी ले लो, लेट्स से D ले लेते हैं, D उसका नाम है, इस पॉइंट के अबाउट इससे जैसे ये एक्सिस कैसे पास हो रही है, ऐसे, तो इससे जो पास होगी वो एक्सिस उसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ऐसे का मतलब ऐसी एक्सिस है, एक्सिस, ये चप्पल ऐसे से घुमा दें ताकि इसके पैरेलल ये एक्सिस, इसके ऐसी एक्सिस नहीं हो सकती है इससे पासिंग, इससे पासिंग अनंत एक्सिस हो सकती है ना। वो एक्सिस कैसी होनी चाहिए, इस एक्सिस के पर्टिकुलरली जो जो आपने मन में, अपने मन में ये वाली एक्सिस कंसीडर की उसके पैरेलल होनी चाहिए।
एक्सिस आपस में पैरेलल होने चाहिए, और ये डी जो है वो उन पैरेलल एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपस में दूरी है, और ये है वो डी। इस एक्सिस के अबाउट, इसको मैं कुछ भी पॉइंट पी दे लेता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट हमको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ? कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का क्या तरीका होता है? किसी भी एक्सिस से, उस एक्सिस से किसी भी दूरी r पे जाते हैं और कोई मास कंसिडर करते हैं, इतना बड़ा नहीं है ये, मतलब मास यहाँ पे डी है, इस मास को कंसिडर कर लिया, इतना बड़ा क्यों नहीं है, इसका आर कुछ और है, इसका आर कुछ है, एक यूनिक आर पे जाते हैं और वहाँ पे एक मास कंसिडर करते हैं, और ये दूरी है आर। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो किसी भी दूरी आर पे गए, डीएम लिया और उस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, और ऐसे ऐसे करके सारे डीएम का लिख दिया और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो डी आई जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका, वो आएगा डीएम इंटू में आर स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट डिफाइन करना है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सही है, तो आई क्या हो जाएगा, देखिए डी एम को मैं डी एम ही लिख देता हूँ। ठीक है, डी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर व्हाट इज आर स्क्वायर? आर को हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? जैसे मैं इस एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी ऐसे आर सी लेट कर लेता हूँ बच्चों। आर सी क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मास एक्सिस से उसी डीएम का दूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्राइंगल देख लो, ये डी है, ये आर है, तो ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाएगा, डी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर सी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, तो आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर सी माइनस डी। ये क्या है, आर वेक्टर का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है, यानी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा इसको, आर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 आर सी इंटू डी इंटू कॉस थीटा, अभी तो वो उसका मैग्नीट्यूड आएगा उस वेक्टर का। अरे हाँ या ना, इसको यहाँ लिखने वाला हूँ, डी एम इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर सी डी कॉस थीटा, डन, ऐसा लिखा जाएगा। आर सी स्क्वायर, यहाँ से देखें, आर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर सी डी कॉस थीटा। फिर ध्यान देंगे बोर्ड पे, कोई गलती ना हो जाए। आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था क्या, माइनस कर लो, प्लस माइनस वो यार, ये वेक्टर कैसे चूज करते हैं ना अपन, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मेरा, डी डी स्क्वायर। ठीक है, डी एम स्क्वायर आर सी स्क्वायर प्लस डी एम इंटू डी स्क्वायर माइनस डी एम इंटू में 2 आर सी डी कॉस थीटा, ये सब है प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो नेचुरली आना चाहिए अपन को ऐसा कि यार इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना था, सेंटर ऑफ मास के साथ थोड़ा सा रिलेट करना है, और आप ऐसा मन में अज्यूम कर लो कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट पता है आपको, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही रहता है ना, अधिकतर अधिकतर चीजों को पता था आपको, उसको आईसी लिख देते। तो ये क्या है, ये डीएम इंटू आरसी स्क्वायर, आरसी क्या था, उस पॉइंट का जहां पे डीएम कंसिडर किया था उसका सेंटर ऑफ मास से दूरी था। ये क्या चीज है, पूरी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना। डी किसी डीएम का मोहताज है क्या, डी डीएम का फंक्शन है क्या, डी तो क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी जो फिक्स है, आप कहीं भी डीएम लीजिए, तो ये क्या है, डीएम इससे बाहर चला जाएगा और डी स्क्वायर यानी कैपिटल एम डी स्क्वायर। कैपिटल एम क्या चीज है, ऑल डीएम्स का इंटीग्रेशन यानी बॉडी का टोटल मास है कैपिटल डीएम। ये बातें बहुत बाद में इंपॉर्टेंट पड़ेंगी आपको। ठीक है, आई क्या चीज है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वांटेड एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, ऐसा, माइनस
2 बार फेंक दो, देखो 2 मन में ही बार फेंक दो, यही करने वाला हूं मैं। dm इंटू आर सी इंटू डी कॉस थीटा, और 2 को मैं बाहर फेंक देता हूं। चलो लो, ये वैल्यू बता सकते हो क्या है ये? dm इंटू आर सी इंटू डी कॉस थीटा। ये dm इंटू, हाँ बोलने वाले तो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। मास मोमेंट है अबाउट व्हाट? सेंटर ऑफ मास। कैसे पता चल रहा है? dm इंटू आर सी क्या चीज है, ध्यान से देखो उसमें दोबारा। d तो कांस्टेंट है ना यार, d को मैं बाहर फेंकना भूल गया, फेंक दो आप बाहर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? dm इंटू आर सी क्या चीज है? dm ये मास है, आर सी इसकी दूरी है। ऐसा dm को यहां आएगा, उसकी दूरी आर सी कुछ और होगी, आर सी वन आर सी टू, ऐसे अलग अलग डीएम की अलग अलग दूरी होगी, सारे को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आई आर आई है ये, अबाउट सी यू एम, यही तो है ये। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? आई सी यू एम प्लस एम डी स्क्वायर प्लस या जो भी है माइनस 0। तो यहां से देखो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास उस पूरी बॉडी का इनटू में उन दोनों एक्सिस जो आपस में पैरेलल है उनके बीच की दूरी। ये थ्योरम विदाउट एक्सेप्शन लगेगी हर बार, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बॉडी 3 डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये एक पॉजिटिव टर्म आएगा क्या? हाँ। और ये मास तो नेगेटिव होता नहीं, इंटू डी स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म आएगा क्या? उनके बीच में डी इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, किधर भी ले लो, माइनस एक्स में ले लो, प्लस एक्स में ले लो, ये डी स्क्वायर पॉजिटिव टर्म आएगा ना। ये डाटा हमेशा पॉजिटिव है, ये डाटा हमेशा पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये तो आना ही चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझोगे, इसके पॉजिटिव होने से एक और चीज हो गई है, वो ये है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा जो भी, वो क्या आएगा? मिनिमम। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात? क्योंकि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इससे इतना ज्यादा ही आ रहा है, और ये नेगेटिव नहीं है चीज, इसमें ऐड होके ही आ रहा है कुछ ना कुछ। यहां पर एक बात लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CUM इज मिनिमम किन में? अमोंग ऑल द पैरेलल एक्सेस। जैसे भाई मैं ऐसा कह दूं तुमसे कि ये सेंटर ऑफ मास है, पासिंग एक्सिस है, इधर देखना, ये सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आएगा, तो मैं गलत कह रहा हूं। इससे भी कम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है ना, इसके पैरेलल ऐसी कोई एक्सिस नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये स्टेटमेंट कंडीशनल है। जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, किसी चीज का फंक्शन दे दिया, जैसे एक्स का फंक्शन दे दिया मान लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे वो रॉड का था, ये रॉड थी ना, इसका यहां से कुछ आया था, यहां से 0 से ml²/3 आया था, यहां से ml²/12 आया था रॉड का। तो आपको किसी भी एक्स से दे देते तो आप एक्स का फंक्शन फाइंड कर लेते मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है। आपको अगर पूछे ना कि सेंटर ऑफ मास कहां है, तो आप क्या करेंगे? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, वहां पर 0 के बराबर पुट करेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, ये क्या शो करता है कि ये फंक्शन किस एक्स पर क्या हो रहा है? मिनिमम। भाई ये है इसका dy/dx, यहां पे स्लोप 0 है, तो ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ फंक्शन हो सकता है एक्स का, इस एक्स पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम है, तो यहां पे स्लोप क्या है? 0। कहां पे स्लोप 0 है? इस x बराबर x0 पे, यानी जहां पे स्लोप को 0 पुट करेंगे, वो जो x आएगा, r आएगा,
वो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि उसी एक्स पर मिनिमम होता है। अरे मेरी बात समझे ना। तो इसको जीरो पुट करने के बाद जो एक्स आएगा वो COM होगा, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट COM। ये बात लिखवा दी थी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट COM? इसके साथ ही लिख देना अगर नहीं लिखवाई थी पहले तो। इन बातों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जिस एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा वो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अब देखना, ये हो गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसके एग्जांपल्स करेंगे अपन बाद में, पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी बता देता हूँ। अब देखो ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है एक्सिस में, और यहाँ पे कोई पॉइंट मास पड़ा हुआ है, या फिर ऐसे कोई रिजिड बॉडी है, लो ये रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो सकती है, ऐसा कंस्ट्रेंड है, ठीक है। ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये प्लेनर रिजिड बॉडी है, यानी एक प्लेन में, जैसे कौन सी आकृतियां ऐसी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर भी है क्या? स्फीयर 3D है ना, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी है और हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। और हम कुछ जानते भी हैं, हम क्या जानते हैं वो बताता हूं पहले। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के, ठीक है। अब देखना, इसके ऊपर कोई डीएम मास का पार्टिकल लेंगे, और जेड एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, इसका डिस्टेंस हो जाएगा r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, dm इनटू में r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, ये आंसर हो जाएगा। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस मैं y मान लेता हूं, ये हाइट, और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं। तो r के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो dm इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूं, तो ये आई क्या आ जाएगा, dm एक्स स्क्वायर प्लस dm वाई स्क्वायर। ये क्या है, ये x किससे दूरी थी, आई वाई है, ये एक्स वाई एक्सिस से दूरी थी ना इसकी, तो ये आई वाई का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, नहीं आई वाई है, लीनियर रिलेशन है ये, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना, रटना मत, या रटो तो सही रटना, आई स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर मत रट जाना, आई जेड हो जाएगा, ये आई जेड ही निकाल रहे थे आप जब से, है ना, आई जेड हो जाएगा आई वाई प्लस आई एक्स, लीनियर है ये। अब कुछ बातें बोल दूं मैं यहाँ पे, आपको खुद को बिना किसी टीचर के, बिना किसी किताब के लाइन समझ में आनी चाहिए कि ये बॉडी 3D नहीं हो सकती। वजह क्या है, कोई चीज जैसे एक्स में चले, एक्स में चले तो वाई एक्सिस से दूरी बदलती है वो, वाई में चले, वाई में चले जा रही है तो एक्स एक्सिस पे दूरी बदलती है वो, ऐसा ही कुछ है। अरे हाँ कि नहीं, एंगल भी बदलती है, दूरी भी बदलती है अलग अलग एक्सिस से। तो कोई चीज अगर आपके पास ऐसी है जो 3D में है, जिसका जेड कोऑर्डिनेट ये होता कुछ और, तो उस हर एक आर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते क्या फिर आप? अरे मतलब ये रिजिड बॉडी अगर यहाँ होती तो प्लस जेड स्क्वायर भी लिखना पड़ता, और ये रिलेशन नहीं फॉलो होता। अरे उसका कोऑर्डिनेट जेड में भी तो होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर होता, आर स्क्वायर होता। मेरी बात समझ रहे हो, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसा होता। अरे हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिजिड बॉडी एक्सक्लूसिवली प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगुलर, कोई भी चीज, आलू का ऐसा स्लाइस, कोई भी चीज ऐसा रैंडम शेप की होनी चाहिए, हो सकती है लेकिन वो होनी चाहिए एक प्लेन में, उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर थिकनेस नहीं होनी चाहिए।
ये है क्या वो बॉडी? नहीं। रॉड है क्या? रॉड, यस, लॉन्ग रॉड है, थिन रॉड, थिन थिन शब्द लिखते हैं ना वो किताब वाले, ये थिकनेस भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ लाइन है वो। स्फीयर ऐसी बॉडी है क्या जिसके लिए हम ये थ्योरम, तो ये थ्योरम है ना एक्सक्लूसिवली वैलिड होगी, ये बात याद रखना। वैलिड फॉर, ये बात आपको अपने आप ही फील होनी चाहिए यार, कि आर स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख ही नहीं सकते थे, वरना आर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये चीज आर होती है। हाँ, अगर इसी प्लेन में कोई चीज है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ इसी लाइन में कोई चीज है तो एक्स आई कैप भी हो सकती है वो। वैलिड फॉर प्लेनर स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए होल्ड करेगा ये रिलेशन ट्रू। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट था क्या? नहीं था। एक और बात मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनना और गलती मत कर देना, रट्टा मत मार लेना इस बात को। ये बात ऑलवेज ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। प्लेनर वाली के अलावा ऐसा नहीं है कि z एक्सिस के अबाउट x और y का सम होता है, ऐसा नहीं कहा है, ये नहीं कहा है मैंने, ये हालांकि डिराइव हो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इसको आप ऐसा पढ़ेंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू व्हाट, प्लेन ऑफ बॉडी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो जो दो एक्सिस हैं, ये जो दोनों एक्सिस हैं, इनका सम होगी, जो किस में है? एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। मैं ऐसा कह रहा हूं कि z का रटना मत, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और कोई डिस्क है ना ऐसी है, मैं पहले डिस्क बना लेता हूँ और फिर मैं एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा सुंदर चित्र बनेगा। जैसे ये एक डिस्क है, ठीक है, ऐसे ये एक डिस्क है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और z एक्सिस ये वाली है। तो इस बार ये बात सच है क्या? आपसे पूछा ये चित्र बना दे और आपको एक्स वाई जेड डिफाइन कर दे, ये बात सही है क्या इस बार? ऐसे लिख दें क्या इसको? नहीं, इस बार इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो y है, तो क्या लिखेंगे? आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड, ये लिखेंगे। जरूरी नहीं आई जेड बराबर, जेड जनरली हम प्लेन के परपेंडिकुलर लगते हैं, एक्स वाई प्लेन में हम चित्र बना देते हैं, ऐसा ही करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रटो बैठ कर, ठीक है, जो भी बॉडी है वो किसी भी प्लेन में है, उस प्लेन के किसी एक प्लेन में आ जाएगी वो, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, इसीलिए इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो प्लेन में है दोनों एक्सिस का सम। अब दूसरे जो मिसकंसेप्शन बच्चा डेवलप कर लेता है ना, वो आरंभिक एग्जाम्पल से डेवलप कर लेता है। वो ये कर लेता है कि सर रिंग का आपने डिराइव ही कराया था एम आर स्क्वायर बाई टू इधर से वाई एक्सिस से, और एम आर स्क्वायर बाई टू एक्स से, सर ऐसा ही होता होगा, उन दोनों का बराबर होता होगा और तीसरी का इनका सम हो जाता होगा, ऐसा ऐसा लिखिए क्या थ्योरम? ऐसा नहीं लिखिए कि बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, हम तो लिख रहे हैं इन दोनों का सम तीसरी के बराबर होता है। आइए इसके कुछ केसेस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के केसेस ले लेता हूँ, फिर अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम के केसेस लेंगे, और फिर अपन इन दोनों को मिक्स करके केसेस लेंगे, ठीक है। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के केस, जैसे आपसे ये रिंग है, हालांकि ये सवाल हम इंटीग्रेशन से पहले कर चुके हैं, अब हम यूं ही करेंगे इसको। अब हम जानना चाहते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। बहुत आसानी से जान पाएंगे बच्चों, फिलहाल हम ऐसा ऐसा दिखावा करेंगे कि हमें नहीं पता भाई क्या होगा, और
हम नहीं जानते कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा। ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसके अबाउट आई होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या होगा, आई वजह। देखो जो ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या एक सर्कल का वैसा का वैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी एक्सिस के अलोंग भी है? क्या एलिप्स का भी है ऐसा? एलिप्स का नहीं है ना, लेकिन सर्कल का तो है अभी अलग ही। इसके अबाउट भी क्या होगा, आई। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस आएगी यार, तो आई प्लस आई मेक टू आईज इज इक्वल्स टू जो तीसरी एक्सिस है विच इज आई जेड। आई जेड हम जानते हैं एम आर स्क्वायर है। हमको आई निकालना था कि टू आई निकालना था? आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो यहां पर ये आ जाएगा आई बराबर एम आर स्क्वायर बाय टू। इसको जनरल मत लेना, ऐसे डिस्क में कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय फोर। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा। अच्छा, अब इस पे आना एक बार। ये एक रॉड है, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एम एल स्क्वायर बाय 12। इस एक्सिस ये क्या इसके प्लेन में है, ये एक्सिस इसके प्लेन में है क्या? हाँ। और ये एक्सिस इसके प्लेन में है क्या? हाँ। इस रॉड के अलोंग ही चल रही है तो। और ये एक्सिस इसके प्लेन में नहीं है। अरे हाँ क्या नहीं, ये एक्सिस बाहर है। तो आई जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स क्या हो जाएगा, रॉड ये है, रॉड ये है, सारे एक ही कलर से बन गए, रॉड ये। आई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस एक्सिस के अलोंग मास कितनी दूरी पर है, यही है, एम इंटू जीरो एम इंटू जीरो एम इंटू जीरो करते जाएंगे सारे मासेस को। आई वाई कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम एल स्क्वायर बाय में 12 लो। आई जेड भी क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि दोनों के बराबर बराबर होता है या होता ही होता है, जीरो भी आ रहा है। स्फीयर में भी लगा देंगे इस थ्योरम को ले जा करके, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, वो 3D है। ठीक है, डेरिवेशन देखो ना आप, डेरिवेशन में आपने कैसी बॉडी ली थी, आप ऐसी नहीं लेते तो आई जेड स्क्वायर भी लिखना पड़ता, आई जेड भी लिखना पड़ता आपको। आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, ऐसे कैसे लिख सकते? नहीं लिख पाते हैं। अरे हाँ कि नहीं, और जेड एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर दूरी वो होती ही नहीं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कि अब हम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एग्जांपल। मैं लिख नहीं रहा हूं अलग से कि हम उसके कर रहे हैं, पर उसके कर लेते हैं। एक रिंग है, उसका इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो क्या थ्योरम थी कि सेंटर ऑफ मास, इसको बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना इसको, फिर मैं आपको एक अच्छा सवाल दूंगा, उसमें इसको लगाना, तुमसे लगे तो। आई कॉम, इसकी रेडियस आर है, जनरल टर्म्स हैं ये, इसका मास एम है, ना लिखूं तो मान लिया करो इनको। एम आर स्क्वायर प्लस एम क्या चीज होगा इसमें, एम डी स्क्वायर में एम क्या चीज है, सारी बॉडी का मास, हमको मतलब नहीं। और इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल जो एक्सिस है उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये कितनी है, आर। तो ए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2 mr स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ फिर, सत्य असत्य बता देना, ट्रू फॉल्स। हमने कहा था कि आप ये सेंटर मास है, आप इतनी सी रिंग ले लो, तो इसके अबाउट सेंटर मास के अबाउट जो सेंटर मास इसका होता, अब तो इसका बॉडी का सेंटर मास वो नहीं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता एम आर स्क्वायर आता। अब आप ये ले लो, इसको छोड़ो, ये नहीं, अब ये ले लो, इसके अबाउट बता दो, इसका अभी भी ये एम मास है, 2 mr स्क्वायर आएगा ना।
हाँ या ना? आएगा कि नहीं? आंसर है नहीं। वजह हम थोड़ी देर में जानेंगे, पहले मैं आपसे गलती कराऊंगा, फिर आप अपन सही चीज से सही तरीके से करेंगे। इसको थोड़ा सा नलीफाई करने से पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन ये कर लोगे ना? ठीक है। एक जैसे आपको ऐसे डिस्क दिया, डिस्क, और आपसे कहा कि इस एक्सिस के अबाउट कितना है, ये r/2 दूरी पर है। इस सेंटर से r/2 दूरी पर एक एक्सिस है जो ऐसे पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना है? मैंने आपको हालांकि इसको फील से भी बताया है ना, ज्यादातर मास दूर दूर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है? mr²/4। इसके अबाउट टक टक टक। इसके पैरेलल होनी चाहिए ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। इसके पैरेलल ऐसी बनेगी ना, प्लस mr/2 का होल स्क्वायर, यानी कि mr²/4, तो यह आ जाएगा mr²/2। इजी पीजी। अब देखना यहां से एक चीज देखना, एक अच्छा सवाल करेंगे अभी, ठीक है? ध्यान से देखो, फिर इसको करके दिखाओ कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग है। इस रिंग का, जैसे अभी भी तुमने इस पॉइंट के अबाउट निकाला था ना, इसका निकाल दो इस पॉइंट के अबाउट। ये इसके ठीक सामने पॉइंट है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट के अबाउट निकालो। इसके अबाउट फाइंड करना है, तो हमने सोचा होगा कि सर इसके अबाउट क्या होता है, mr², ऐसे करके 2mr² लाए हो ना आप, प्लस ये 2r है पूरा मास इंटू mr², बस। जैसे इसका किया था अपन ने पूरी का, इसका ऐसे कर दिया। ये ओ या ए पॉइंट मान लो, तो आई एक्सिस जो ए से पास हो रही है उसके अबाउट ये आ जाएगा। ये सही है क्या आंसर? ये गलत उत्तर है। इसको लिखते समय आप एक चीज भूल गए कि वो थ्योरम क्या थी। थ्योरम थी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, प्लस मास ऑफ द बॉडी लिखो, इनटू में दोनों एक्सिस के बीच के गैप का स्क्वायर कर दो। ये थ्योरम हुआ करती थी। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है क्या, जो तो आपने mr² यहाँ पे लिख दिया? नहीं हो रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, ठीक है? और फिर अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता चल गई, सेंटर ऑफ मास वाला के साथ क्या करेंगे, ये थ्योरम लगा देंगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक कोशिश कीजिए, आपको किसके अबाउट पता है, इस पॉइंट के अबाउट पता है ना, तो एक एक्सिस 1 ये ले लीजिए, और ये COM है, ये पॉइंट COM के अबाउट तो नहीं पता है ना आपको।
अरे पता है या नहीं है? नहीं है, पहले उसके अबाउट निकाल लेंगे। उसके अबाउट निकालते ही हम क्या करेंगे, आई ए को क्या लिखेंगे, जो हमने ICUM निकाल लिया है, प्लस m, और इनके बीच में दूरी कितनी है, r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। इसमें डेटा में मैं वैल्यू नहीं डालूंगा, ऐसा करेंगे, यही बात है। ये तो चाहिए पहले, अब ये CUM थोड़ी ना है जो हम सीधा ही डाल देंगे या कुछ, ये है ना। तो ये कैसे निकालें, देखो इस एक्सिस के अबाउट पता है, ये रैंडम एक्सिस है कि सेंटर ऑफ मास है, कोई भी एक्सिस है ये, कोई भी एक्सिस है ये, अब इस बॉडी के लिए तो आई एक्सिस बराबर ICUM प्लस MD² थ्योरम लगाना चाहते हैं। आई एक्सिस हमें पहले से पता है कितना है, MR²। इस बार इसके लिए इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास, हमको नहीं पता है, प्लस इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r/पाई, मास इंटू में 2r/पाई का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई ए आ जाएगा, ICUM कट जाएगा, या फिर इसमें से ICUM की वैल्यू ये आ जाएगी, इसको माइनस ये डाल देना, तब जाके आंसर आएगा। मेरी बात को समझो, ये ट्रिक क्वेश्चन है मित्रों, मेरी बात समझ रहे हैं। इसका आंसर वो नहीं है जो अपन सोच रहे हैं, इस एक्सिस थ्योरम को अच्छे से समझो, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास से होती है। अरे क्लियर है, जैसे आपके पास एक रॉड है, M मास की एक रॉड है, बहुत लंबी रॉड होगी, ये L लेंथ की एक रॉड है, और ये एक्सिस है, इसका मास क्या है, M, और इससे ये दूरी R पे है, ये भी मैटर करेगा ना, तो ये परपेंडिकुलर दूरी R पे है। तो कैसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। सबसे पहले मैं पूरी लिख देता हूँ थ्योरम, इस एक्सिस से लिखना है, तो आई एक्सिस बराबर ICUM प्लस MD², डी यहाँ पे R है, ICUM कितना होगा, ml²/12 प्लस MR²। ये सही है क्या, नो, क्या वजह है, वो एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। ऐसी चीजों से ना बार बार बचेंगे, अरे नहीं है कि है, अरे ये दोनों, ये एक्सिस ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 थोड़ी होता है, फिर ये होता है। अरे मैं बात समझे कि नहीं, ऐसी सिली मिस्टेक से बचेंगे, ये दो ही टाइप की है। एक और होती है, कई बार ऐसा दे दिया, अपन सर्कल ऐसा बनाने की आदत है ना अपन को, आपसे कई बार ऐसे सेंटर ऑफ मास ही पूछ लेते हैं इस फिगर का, तो अपन क्या कहते हैं 2r/पाई पे ऐसा, इसका तो ना इधर होगा ना इधर होगा, लेकिन ये मास तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, कुछ M1 और ये कुछ M2, M2 मास सारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे, और M1 मास सारा कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे थोड़ी आ जाएगा। तो ऐसी चीजों से बचना, ऐसा व्यवहारिक चित्र है ना ये, यही तो है सेमी सर्कल, ऐसे वो खुद ही बना देते हैं और यहाँ पे रॉड और दे देते हैं, इसी मास डेंसिटी, सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सावधान रहेंगे, बार बार रूटीन में आदत पड़ जाएगी, ये एक्सिस ये एक्सिस, रोड का ml²/12 होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लिख देंगे, ऐसा नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसके जो पैरेलल है 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, MR²। हमने थ्योरम अभी लगाई है, इस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। और ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि एक M मास हो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना सर, इस M मास को आप पैरेलल शिफ्ट कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, वही रहता है जो पहले था, इस एक्सिस के पहले शिफ्ट कर दो, M मास इससे R दूरी पर ही है, तो क्या आंसर आना चाहिए, MR², ये आंसर आना चाहिए जो आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपन ने जो आने लायक क्वेश्चन है वो उसका कुछ पार्ट कर लिया है 80%। एक होता है कि आपको कुछ मास सब्ट्रैक्ट करके दे दें, वो नेगेटिव मास वाला, जैसे सेंटर ऑफ मास में देखा था, तो नेगेटिव मास वाले क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास लिख लेना। अगेन इसमें नेगेटिव मास कंसिडर करेंगे,
वैसे इसकी खास जरूरत नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, वैसे तो उसमें भी नहीं थी, पर आपकी मर्जी, कुछ बच्चे करते कुछ नहीं करते, आपकी मर्जी। जैसे या सब्ट्रैक्टेड मास का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें से अपन कुछ मास निकाल लेंगे, है ना। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आप एम आर स्क्वायर बता दें, एम आर स्क्वायर बाई 2 बता देंगे इस एक्सिस के अबाउट। उससे पहले तो पूछेंगे कि सर किस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 बता दें। इस डिस्क में से मान लो मैंने r/2 रेडियस की डिस्क यहाँ से गायब कर दी, हटा दी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे और आपको बोलेंगे इस बची हुई डिस्क का मास m है, तब क्या बताएंगे? हाँ, पूरी डिस्क में से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे और आंसर हाफ डिस्क ले लो चाहे पूरी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्वेश्चन ये है, और ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये r1 रेडियस है, इसको निकाल दिया है, रिमूव्ड, ठीक है, और ये r2 रेडियस है, तो आपके पास ये एनुलस ही बचा है, ये इतना पार्ट बचा है। अरे हाँ कि नहीं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इतना ही पार्ट बचा हुआ है मास का, और इसका मास आपको क्योंकि ये ना सेंटर ऑफ मास में तो फर्क नहीं पड़ता किसका मास दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट आता है आंसर। इसमें इस बात से फर्क पड़ता है कि किसका मास क्या लिखा हुआ है कॉपी में। तो अपनी तरफ से एम मत मानना, ये एम गिवन है तो इसका आंसर निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैं ये सवाल करवा ही देता हूँ पूरा, इसका आंसर याद रखेंगे हाफ एम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। कैसे करें? तो सबसे पहले इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? m, जो भी इस पूरी डिस्क का होता, इनटू में इसका जो रेडियस होता, पूरी का रेडियस क्या होता, r2 स्क्वायर बाय में 2। तो m ऑफ डिस्क r2 स्क्वायर बाय 2, ये पूरी का होता, ऐसे लिखो, ठीक है। इस पूरी में इतनी डिस्क का क्या कंट्रीब्यूशन है? जो इसका मास है m रिमूव्ड इनटू में r1 स्क्वायर बाय में 2। देखो हमेशा ऐसा लिखना कि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना हमें बचे हुए का, तो पूरे का इस एक्सिस के अबाउट क्या था, रिमूव्ड का इस एक्सिस के अबाउट ही क्या था, अभी एक प्रॉब्लम दूंगा एक और, इस एक्सिस के अबाउट क्या था, और प्लस जो शेष रह गया है एम लेफ्ट, जो कि एम ही है, अरे हाँ कि नहीं, उसका क्या था, यानी उसको मैं आई लिख लेता हूं, ये आंसर है। अरे हाँ कि नहीं, तो आई क्या आ जाएगा यहां से, आई पूरी डिस्क का और माइनस वही नेगेटिव वाला मास वाला कंसेप्ट लग जाएगा, इस वजह से वो माइनस का मास कंसिडर कर सकते हैं और वो नेगेटिव मास से सॉल्व कर सकते हैं, आप पूरे से ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। डिस्क का मास कितना होगा? देखो r1 रेडियस का मास है, मतलब ये है सिग्मा इनटू में पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये क्या है, m। ये बात समझ में आती है क्या आपको? मास पर यूनिट एरिया इनटू में ये एरिया, क्या हो जाएगा ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसका मास कितना है m, इसका मास दिया होगा ना m, ये मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया इनटू में इसका एरिया, और ऐसा ही लिखेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है, तो md जो डिस्क का मास है वो क्या हो जाएगा सिग्मा इनटू में पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, डिस्क का पूरी का मास इनटू में r2 स्क्वायर,
बाय 2, mr² by 2 माइनस m रिमेनिंग। m रिमेनिंग क्या है? m है, m रिमेनिंग रिमूव्ड है ना वो, हाँ। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू में पाई r1² इंटू में r1² बाय 2, ऐसा ही होगा। हमें m का टर्म भी लाना है इसमें, वो बाद में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा ये? I इज इक्वल्स टू सिग्मा पाई r2⁴ बाय 2 माइनस सिग्मा पाई r1⁴ बाय r1⁴ बाय 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? I सिग्मा पाई बाय 2 कॉमन, r2⁴ माइनस r1⁴ ऐसा हो जाएगा सिग्मा पाई बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं? r2² माइनस r1² a² माइनस b²। तो मेरे को ये बताओगे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको जैसे a क्या है? r2² का स्क्वायर माइनस r1² का स्क्वायर। तो a² माइनस b² है ये, तो a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहां से सिग्मा का वैल्यू रखो, सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा पाई का वैल्यू क्या लिखा था आपने? सिग्मा इंटू पाई r2² माइनस r1²। इसको क्या लिखा था प्यारे बच्चों? m लिखा था ना, याद होगा आपको। तो सिग्मा पाई r2² माइनस r1², इसको क्या लिखेंगे? m। तो ये क्या हो जाएगा? m/2। इसको आप बहुत ढंग से याद रखेंगे, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। रिजल्ट तो कुल मिला के जब मास रिमूव हो जाएगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने आपको एक अच्छा उदाहरण कराया है, ठीक ठाक कैटेगरी में है ये। एक और दो और कर लेते हैं, एक दो आसान कर लेते हैं, ठीक है? और एक होमवर्क में ले लेना, एक इजी सा कर लेते हैं, इजी। स्क्वायर में से डिस्क हटा दूं क्या? जैसे ये एक, ये डिस्क में से डिस्क हटा लेते हैं यार, बहुत आसान दे देता हूँ, बहुत आसान, इसको कर देना। पर ये एक डिस्क है, ठीक है? एक डिस्क है और इस डिस्क में से एक r/2 रेडियस का डिस्क हम रिमूव करने वाले हैं। एक r/2 रेडियस का डिस्क रिमूव कर दिए, ठीक। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, परीक्षा वाला m किसको लिखता है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? मैं आपको दूसरे टर्म्स में इसका आंसर पूछ लेता हूं। अगर अगर पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है इस एक्सिस के अबाउट, अबाउट ओ I0 है, तो अब ये रिमूव करने के बाद क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I0 के टर्म्स में, ये बताना। अब इसमें m वैम सब गए। यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना दोबारा एक बार, कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे हम I0 किसको बोल रहे हैं। तो I0 किसको बोला जा रहा है? mr²/2 को। इसी के साथ हमने बोल दिया है कि इस पूरी डिस्क का मास m है। इस बात को फॉलो अप लेंगे अच्छे से। इस पूरी डिस्क का मास क्या है? m। तो इस रिमूव्ड वाली का मास क्या होगा? m/4। तो I जो था पूरी कंप्लीट डिस्क का, किस एक्सिस के अबाउट?
इसके अबाउट। वो क्या क्या था? एक तो था रिमेनिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो हमें निकालना है। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? जो जिसको मैं क्या लिख लेता हूं, मैं आई लिख लेता हूं, और पूरी का क्या था? आई नोट प्लस इतने का। इस आई नोट को बनाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन था? इस रिमेनिंग का और इस, सॉरी, इस रिमेनिंग का और इस रिमूव्ड का। यही बात है। इस रिमूव्ड का हमको इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो निकालना पड़ेगा। क्या आया था इस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा? m/4, क्योंकि m तो हमने उसको ले लिया। सबसे पहली गलती, m गलत लिखना। m/4 इंटू में रेडियस गलत लिखना, r/2 का होल स्क्वायर। ये r/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये सही है क्या? बस इतना ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या पूरी का? नहीं, ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखा है? इस रिमूव्ड वाली का इस एक्सिस के अबाउट, और 1/2 का फैक्टर आएगा यहां पे। ठीक है, वो तो लास्ट में लिख देते खुद। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि इस रिमूव्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट घटाना है? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट घटाना है या इसके अबाउट ही घटा दूं? इसके अबाउट घटाना पड़ेगा ना। हम क्या कह रहे हैं? हम ऐसा कह रहे हैं कि पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट है, तो आई नोट इसके अबाउट है। आई नोट बराबर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो यहां लिखा गया है वो क्या है? वो क्या है? वो है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। हमें किसके अबाउट लिखना चाहिए था? इसके अबाउट। तो ऐड और करेंगे क्योंकि ये तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस m इसका मास इनटू में इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r²/4 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से अपन को क्या निकालना है? आई। अगर ये सारा कैलकुलेशन मैंने ठीक किया है तो ये आई नोट हो जाएगा, या आई हो जाएगा आई नोट माइनस ये सब डेटा, क्या 16, ये 32, mr²/32। तो चेक कर लेना, माइनस ये प्लस वाला और माइनस होगा उधर जाके, mr²/16। और देखो mr²/2 को क्या लिख रहे हैं? आई नोट। ये तो आई नोट है ही, माइनस ये क्या है? I0/16। और ये क्या है? I0/8। ठीक है, आ जाएगा I0 माइनस एक बार और आधी बार, तो 3I0/16। सही है, ये आ जाएगा 13I0/16। चेक कर लेना इसको, कैलकुलेशन पार्ट सही से चेक कर लेना दोबारा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अपन ने कोई गलती की है कैलकुलेशन में तो मिल जाएगी अपन को। I0 किसको लिखा? mr²/2 को, पूरी डिस्क का मास हो गया m। कहाँ पे? तो अब यहाँ पे ना I0 है, ये mr²/2। इस I0 को क्या लिखा था? दो टर्म्स का सम। वो दो टर्म्स कौन से थे जो आंसर हमें निकालना है? प्लस जो हमें पता है कुछ कुछ, ये रिमूव्ड का कौन सा, ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला घटाएंगे? तो इसने यहाँ वाली एक्सिस के अबाउट कंट्रीब्यूट किया होगा, यहाँ वाली एक्सिस के अबाउट ये कंट्रीब्यूट किया होगा इसने। तो इसको कैलकुलेशन को दोबारा देख लेते हैं। इसका होता है हाफ mr², m इसका m/4 है, r इसका r/2 है, तो r²/4 हो गया, प्लस
एम इसका m/4 है और r/2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई गलती नहीं की ना आगे, ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे क्या? एक और देता हूँ।